Good evening, sir. Good evening. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. So, how was your preparation? कितने लोगों ने वर्कआउट कर लिया अभी तक? सर जो फर्स्ट लाइन ऑफ असेंस लिखना था वही ना? हाँ हाँ, अभी तो सिर्फ वही था। थोड़ी बहुत ड्रग्स का लिखा है, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ। सी तक पहुंचे हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो उसको लिखने के बाद कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। कुछ नया मिल रहा है? यस सर। चलिए, और लिखने के बाद का काम था जो हमने आपको एक और भेजा था, जनरल एनालिसिस, उससे फर्स्ट ग्रेड का एटलीस्ट कंपैरिजन। ये भी अभी नहीं हुआ होगा, पेंडिंग है। लेकिन आप ना एक काम करना, अभी थोड़ा सा अगर ज्यादा शेड्यूल बिजी है, कैटेगराइज योर ग्रुप इनटू 3 ग्रुप। रेमेडीज को आप 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर लो। सबसे पहला ग्रुप में आप रेमेडी रख लीजिए ऑल द पॉलीक्रेस्ट, इसका एक ग्रुप कर लो अलग से। उसके बाद आप ग्रुप कर लीजिए कि कॉमनली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्यूट मेडिसिन, इसका सेकेंड ग्रुप कर लीजिए। बाकी जो बच जाता है उसको आप थर्ड ग्रुप में कर लीजिए। और फिर ये जो काम बताया है इसको आप इस तरीके से रेमेडीज के अंदर आप उसको वर्कआउट कीजिए, तो उससे एटलीस्ट पता चलेगा कि 1/3 भी हुआ है तो कौन सा ग्रुप कर लिया है, उस चीज को आप यूज कर लो। सर ये क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। सर ये अगेरिकस में ये लिखा हुआ है मैनी सिम्टम्स, तो ये कौन से सिम्टम्स हैं? मैनी सिम्टम्स मतलब समझ नहीं आया। ये एगेरिकस के अलावा और भी मिलेगा, देखो इसमें कुछ कुछ चीजें मिलेगी, जैसे हाँ ट्यूबरकुलिनम में भी है। तो मेनी सिम्टम एक जगह मिलेगा, क्रोनिसिटी करके मिलेगा, और इस तरह से कुछ कुछ इसके अंदर इलेबोरेटेड टर्म है। ये भी इसका एक नेक्स्ट स्टेप है, आप इसको कैटेगराइज करके ले लो। और मेनी सिम्टम्स यहाँ जो एगेरिकस में है ना, स्पेशली यू विल फाइंड दैट patient is having innumerous places of different varieties of complaint. कभी यहाँ पे कुछ हो रहा है, कभी वहां पे कुछ हो रहा है, किसी और ऑर्गन में कुछ हो रहा है, किसी और सिम्टम में कुछ हो रहा है। सो ऑल टुगेदर इट इज ए complexity of symptoms that at a time even के patient himself is puzzled कि हम किसको अभी डिस्क्राइब करें और किसको अभी रहने दें। ओके सर, एक और ये एम्ब्राग्रेशिया में मीगर हैबिट, ये कौन सी हैबिट्स? मीगर हैबिट्स, MEAGER। मीगर हैबिट्स यहाँ पे उसकी तरह से जो कुछ चीजों को ना यू कैन से जो दबाने वाला, छुपाने वाला, ए टाइप ऑफ नॉन एक्सप्रेसिव। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसमें बहुत सारा कुछ कुछ और, जैसे आप एक खोलो एलियम सेपा। हाँ जी सर। एलियम सेपा में सबसे लास्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, गार्ड फीट। क्या मतलब होता है इसका? शू बाइट। हाँ, तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ अलग, ये इसका एक और अलग सर्च है, इसके ऊपर आप देखोगे। पोडोफाइलम खोलो। यस सर।
देखो उसमें एक लिखा होगा इश्किया एंटिका। यस सर। क्या मतलब होता है इसका? अर्जेंटम में भी है ये। चलो ये आगे फर्दर स्टेप्स बताएंगे। इसका भी एक कलेक्शन आपको निकालना है, और कलेक्शन निकाल के सबसे पहले आप खुद से समराइज करना है इसका वर्ड मीनिंग। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, या फिर आप हमसे पूछना उसको, ताकि खुद से कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सर्च करोगे खुद से तो एक के साथ कुछ और भी चीजें आपको जानने को मिलेगा। नहीं तो ये जैसे फर्स्ट लाइन आपको लिखने के लिए कहा, ये तो हमने यहाँ लिखवा के रखा है ऑलरेडी, डॉक्टर पूजा ने टाइप भी करके रखे हुआ है सब चीज को, बट अभी हमने आपको जानबूझ के शेयर नहीं किया है कि आप पहले थोड़ा सा वर्क कर लें इसके ऊपर, ताकि वो सफर का मजा खुद उठाना चाहिए। क्यों यशस्वी जी? जी सर। तो पहला वाला काम जो था, राइटिंग डाउन द फर्स्ट सेंटेंस, और इस काम के साथ एसोसिएशन क्या था मटेरियल पार्ट पे स्टडी में, दैट मीन्स जो एक और हमने फर्दर किताब भेजा था आपको, उसके फर्स्ट ग्रेड से, मतलब जो जनरल एनालिसिस है उसके फर्स्ट ग्रेड से, और उस पैथोलॉजी को मिला के वहां से जो भी अगर और दवाइयां हैं उसके साथ उसका डीडी डिफरेंशिएट करो। डीडी डिफरेंशिएट करने के लिए आप पॉइंट्स लिख लीजिए, बिकॉज ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हो डिफरेंशिएशन, बट कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसको लिखो जिसको पहले डिफरेंशिएट करना। और सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी रिलेटेड टू मोडेलिटी, के मॉडिफाइंग फैक्टर्स उन सारे के बीच में क्या है। सो मोडेलिटीज को सबसे पहले आप वहां पे पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिए, सर्च करने की कोशिश कीजिए उसको निकाल के। मोडेलिटीज के बाद जो आ जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजिशन, स्पेशली अगर वो पॉलीक्रेस्ट या वेल प्रूव्ड मेडिसिन है, तो उसका डिफरेंशिएशन डिस्पोजिशन से, जहां डिस्पोजिशंस का पार्ट बहुत मार्क ना हो, वहां ट्राई टू फाइंड आउट सम इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम, सम अदर इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स। देन डिफरेंशिएट विथ मैथमेटिक बैकग्राउंड, मैथमेटिक पैटर्न। देखो एक बार फिर से आपको एक पेज दिखाना चाहेंगे अब किताब। अच्छा एक और चीज, अभी अभी आई थिंक कल ही इस बात का पता चला हमको भी, कि आप लोगों ने जो नई वाली किताब बहुतों के पास है, उसमें जो एक्चुअल गोगर का फॉरवर्ड है वो उसमें मिसिंग है, और इसी वजह से आई थिंक लास्ट क्लास में जब हम बता रहे थे तो आप में से बहुतों को वो चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो अगर हो सके तो आप उसको एक कहीं से इकट्ठा कर लो, नहीं होगा तो हम आपको पीडीएफ करके भेज देंगे। उसमें एक दूसरा फॉरवर्ड है, बट जो एक्चुअल गोगर का फॉरवर्ड है जिसके अंदर ये ऐसे वाला वो लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन, ये आपके पास नहीं है।
जिसके पास अगर ये वाली किताब है अभी, वो पेज नंबर, चलो ये फॉरवर्ड का 3rd पेज खोलो। सर पुरानी वाली बुक से। हाँ, पुरानी वाली बुक में देखें, कहीं मेरे स्लाइड में पूजा जी ने अगर डाल रखा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये है। थैंक्स टू डॉक्टर साहब। ये वाला सेंटेंस है, जहां जिसके पास नहीं है वो किताब, यहाँ से अभी, अच्छा ये तो पूरा ही चला जाएगा। एक बार इस सेंटेंस को कोई एक बार रीड करो आप इसे। Whenever the chosen remedy excites little or no reaction, the selection has either been faulty or, what is just as likely, one of the fundamental miasma, which calls for either surinum, sulfur, medurinum or sipilinum is present. ये एक इम्पॉर्टेंट इंटर करेंट रेमेडी के प्रिस्क्रिप्शन का भी है, और ये यहाँ पे इसलिए भी बता रहे थे कि बोगर हैज आल्सो गिवन मच स्ट्रेस ऑन डिफरेंशिएशन विथ मैथमेटिक बैकग्राउंड। इस मैथमेटिक बैकग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट जस्ट के आप आइडेंटिफाई करो सोरा सिफिलिस साइकोसिस के बीच में। सोरा सिफिलिस साइकोसिस के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो आप जनरल पैथोजेनेसिस फर्स्ट सेंटेंस को लोगे तो वहां पे आएगा कि एक ही जैसा सेंसेशन, एक ही जैसा मार्क्ड सेंसेशन, कौन सा रेमेडी कौन से स्फीयर ऑफ एक्शन पे किस पैटर्न में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, एंड दैट पैटर्न गिव सर्टेन टाइम्स लोकेशन आल्सो पॉइंट्स आउट। जैसे सपोज कर लो, ये एक जस्ट वन पॉइंट है, इसके ऊपर फिक्सिटी नहीं है, वन पॉइंट बता रहे हैं कि अगर किसी रेमेडी का डेप्थ ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा सेंटर्ड है ऑन बोन, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व्स, तो वहां थोड़ा सा प्रीडोमिनेंस ऑफ सिफिलिटिक मैजम हावी होता है। अगर किसी रेमेडी का सेंटर ऑफ एक्शन सबसे ज्यादा सेंटर्ड हो ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स, पेल्विक रीजन पे स्पेशली, विथ सम टीडियस टाइप ऑफ डिजीजेस, यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा प्रीडोमिनेंस ऑफ साइकोटिक मैजम ज्यादा मिलता है। उसी तरीके से आप अगर देख लो जीआई सिस्टम, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, यहां पे आपको सूरा का प्रीडोमिनेंस ज्यादा मिलेगा। ये अपने आप में फाइनल मैथमेटिक डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये जस्ट हम आपको एक हिंट्स बता रहे हैं। सो ये स्फीयर ऑफ एक्शन के साथ अगर आप मैथमेटिक बैकग्राउंड दवाइयों का सपोज कर लो, एक दवाई आ रहा है जिसके अंदर एक ही सेंसेशन के अंदर सल्फर भी है, फ्लोरिक एसिड भी है, या कैलकेरिया भी है, मेडोरिनम भी है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। सो पहला डिफरेंशिएशन एज पर बोगर्स इंटेंशन ऑफ वर्क is first you should go for modality, then go for disposition, then find for important peculiar mental symptom, then go for miasmatic coverage. उसके बाद फिर आपको रेस्ट कोई और डिफरेंशिएशन मिलता है, then go for that. पहले इस तीन चीज के ऊपर आप उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। ठीक, अब ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं है, आगे इसको और कर लेना। अभी हम आपको और नेक्स्ट पॉइंट अब बताने जा रहे हैं, बट इसको कर जरूर लेना, बिकॉज सुन के और अगर फिर हैवी हो गए, सो गए, तो फायदा नहीं होगा, एक्चुअली मजा नहीं आएगा पूरी तरीके से।
वर्कआउट कर लोगे इसके ऊपर थोड़ा सा लग के, हमने इसलिए लास्ट सैटरडे थोड़ा सा छुट्टी भी कर लिया था कि आपका भी भला हो जाए और हमारा भी रिलैक्सेशन हो जाए। कॉलेज में जबरदस्त पार्टी चली थी उस दिन with very beautiful dance performance by Dr. अंकुर। आज अंकुर अभी दिख नहीं रहा है शायद, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट ब्यूटी ऑफ बोगर साइनोप्टिक कीनोट दैट यू मस्ट टेक केयर, स्पेशली और जो भी बताया है कि पहले 3 ग्रुप में दवाई को बांट लो और फिर वहां करना, और वो है कि फाइंड आउट ऑल द ऑब्जेक्टिव सिम्टम। थोड़ा सा हम आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ शायद इसमें मेंशन है। ये वाला वो लाइन था जो पिछले क्लास में था, हमको लगा था स्लाइड नहीं है बट यहाँ दिया हुआ है, बट ये तो हमने आपको बता दिया था कि वहां भी सीक्वेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ना कि डायरेक्ट एनाटॉमिकल ऑर्डर में। ये उसका कुछ एग्जांपल्स बनाया हुआ था। आपको ऑब्जेक्टिव सिम्टम यहाँ पर देखो, ये इस तरह से ना आप 3 ग्रुप रेमेडीज का बांटो और हर ग्रुप को पहले एक ग्रुप को इम्पोर्टेंट को शुरू कीजिए। और यहाँ पर देखिए ये जितने भी ऐसे सिम्टम दैट आर विजिबल टू यू, आप जिसको पेशेंट में देख सकते हो, जिसमें आप पेशेंट में समझ सकते हो, वैसे सारे सिम्टम्स को पहले आप अंडरलाइन करके एक जगह उसका एक कलेक्शंस कर लो हर रेमेडी के बीच में। समझ में आ रहा है यहाँ पे देख के? ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग, जर्किंग, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोरिया, टंग, ऑसिलेटिंग आई मूवमेंट, एंगल्स ऑफ द माउथ, ड्रॉप्स, ये चिल्ब्लेंस, और भी इस तरह का बहुत सारा मार्क्ड मिलेगा। यहाँ पे कुछ कुछ और भी फॉर्म में दिया हुआ है। आप ये देखो, अब आपको ये वाला कॉलम जो है हेल्प करेगा फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव सिम्टम। यहाँ देख लो, इवन ये बोगर का ही डिफरेंशिएशन है ये, बिकॉज बोगर हैज गिवन ए वेरी स्पेशल emphasis and he has not randomly and abruptly utilized any of the symptoms in this synoptic key. So ये वाला एस्पेक्ट आप देख लो, इससे आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो हम नोट करेंगे उसमें किस तरह का क्या पैटर्न, क्या क्या इंक्लूड होगा। ये दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स। देखो इसके अंदर ऑर्डर भी है। आप बोलोगे ये ऑब्जेक्टिव का मतलब दिखना नहीं है, आप जो भी परसीव कर सकते हो। यहाँ ऑब्जेक्टिव से ये मत समझ लेना कि जो सिर्फ आंख से दिख रहा है, जो आपके नाक से दिख रहा है वो भी, जो आप दिमाग से देख सकते हो वो भी। दैट मीन्स सर्टेन टाइप ऑफ demeanor, expression of the patient, body language, उससे भी उसका एक इंटरप्रिटेशन मेंटल तो एक एस्पेक्ट पे आएगा ही आएगा। सर्टेन टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट। सो ऑल दो सिम्टम्स just not visible by your eyes, rather perceptible by the physician। all जो physician देख के परसीव कर सकता है, make a list of that symptom। और मेक लिस्ट करने का मतलब होता है सबसे पहले आप, और अगर आप
थोड़ा सा और क्या बोलते हैं फजूल खर्ची के साथ सीखना चाहते हो तो इस पर्पस के लिए सिर्फ एक अलग से बोगर साइनोप्टिक कीनोट रख लो, जिसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिम्टम मार्क करके रखोगे, ज्यादा नहीं। 2-3 किताब अगर और खरीद लोगे तो इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू, रादर यू विल गेट इन 10x वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। सो ये नोट कर लिया, फोटो ले लिया इसका। Yes, sir. पहला वाला जो काम था उसमें तो सिर्फ एक सेंटेंस लिखना था एक मेडिसिन में, लेकिन इसमें कई सारे सेंटेंसेस आएंगे एक मेडिसिन में, तो इसमें आप कितना वीक लगाएंगे। और इसमें आपको हर एक सेंटेंस को पढ़ना होगा। ये जितना भी स्टेप बता रहे हैं ना, देखो इस हर एक स्टेप में आप मल्टीपल टाइम्स इस बोगर साइनोप्टिक कीनोट को आप एक बार पढ़ोगे। ये अपने आप में एक बाई प्रोडक्ट उस मेडिसिन का स्टडी आपको होता चला जाएगा, कोलेटरल डैमेज के फॉर्म में आपका एक एसेट इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। सर जी सर मुझे कंफ्यूजन है, मुझे सर ये कैस मतलब एग्जैक्टली जैसे अब ये आपने फर्स्ट बोला था कि जैसे फर्स्ट लाइन लिखनी, एक एक लाइन फर्स्ट जो सेंटेंस है बोगर साइनोप्टिक की से वो लिखना है मेडिसिन के अकॉर्डिंग, यहाँ जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर। हाँ। उसके बाद सर अब मतलब मुझे समझ नहीं आया जो आपने अब आगे मुझे कैसे लिखना है, ये सब कैसे स्टेप बाय कैसे नोट करने हैं सर। अगर कोई एक भी मेडिसिन का सर आप फोटो उसके भेजते तो उसके अकॉर्डिंग फिर सर वो चीज कर लेते तो समझ आ जाएगी सर। देखो ये एक सेपरेट फोल्डर बनाओ, ठीक है। जी सर। और उस सेपरेट फोल्डर में आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एकोनाइट से लेके जिंकम तक मेडिसिन का नाम और उसका पहला सेंटेंस, मेडिसिन का नाम उसका पहला सेंटेंस, बस और कुछ नहीं लिखना है उस फोल्डर में। ठीक है सर। और उसका एक सेपरेट कलेक्शन कर लो, या तो आप उसको डायरी में लिख लो, लैपटॉप में लिख लो, वर्ड फाइल में लिख लो, पीपीटी में लिख लो, जहां पे लिखना है। बस मेक ए सेपरेट फोल्डर जिसमें एकोनाइट से लेके जिंकम तक मेडिसिन का नाम और उसका फर्स्ट सेंटेंस, बस और कुछ नहीं। वहां पे और कुछ नहीं करना, हटा दिया। अब आप फर्दर उसके फाइल में जो बताया कि जो फर्स्ट सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट सेंसेशन आया है, उस सेंसेशन को जाके या तो आप बोगर में जो जनरल्स लिखा हुआ है वहां से, या थोड़ा सा और एडवांस इसके बाद बोगर ने बनाया था इसी जनरल के बेसिस पे और एडवांस बनाया था, दैट इज कॉल्ड जनरल एनालिसिस। ये एक अलग से किताब ही छपी थी, आजकल नहीं मिलती है, बट हमने इसको आपको भेज दिया है ग्रुप में। उस जनरल एनालिसिस में जाके देखोगे कि यही सेंसेशन वहां आपको मिलेगा। अब उस सेंसेशन में जैसे हमने लास्ट क्लास में दिखाया था सीपिया के फॉर्म में, वहां से जाके अब आप उस सेंसेशन में देखो कि इसके अलावा और कौन सी ड्रग लिखी हुई है। अब उसमें अगर 2-3 ड्रग मिल रहा है आपको, तो उस ड्रग को जाके डिफरेंशिएट करो, जो अभी हमने पॉइंट्स बताया था। ये आपका अलग दूसरा फोल्डर बनेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा फोल्डर कर लो, दूसरा डायरी कर लो, या XYZ। अभी जो बताने जा रहे हैं ये तीसरा फोल्डर बनेगा आपका। इसके लिए फिर एक अलग से डायरी बना लो, या यहाँ पे डायरी ना बना के हम कहेंगे कि आप एक अलग से सेपरेट एक छोटा सा एक और किताब बोगर का कर लो। और इस बुक में आप सिर्फ अंडरलाइन, वही ऐसे तरह से सर्किल कर लो, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। सर्किल करके उसको आप अच्छा सा खूबसूरत हाईलाइटेड जो भी आपको कलर पसंद हो उससे उसके ऑब्जेक्टिव सिम्टम को आप
इतना ऑब्जेक्टिव कर दो कि किताब खुलते ही वो आपके आंख के ऊपर आके आउ फॉलन की तरह गिरे, खोजना ना पड़े दोबारा, पहली बार ही एक बार खोजना है। दोबारा से जब किताब का पन्ना गलती से भी अगर किताब दूसरा निकालते वक्त ये गिर जाए, कोई किताब का पेज खुले, तो ये सिम्टम आपके ऊपर चला है। ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग ए थर्ड फोल्डर, मेक ए सेपरेट बुक फॉर दिस पर्पस ओनली। और इसी में आप इस जो रेमेडी बताया है 3 कैटेगराइज करने के लिए, ये आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देगा कि आप एक एक छोटा छोटा सा टारगेट कर लो। 3 ग्रुप करोगे, क्या होगा, 3 टारगेट हो जाएगा आपका। और कोई एक टारगेट जैसी अचीव होगा ना, आपके अंदर से थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा एक सक्सेस का एंथुसियाज्म फील होगा। नहीं तो क्या बर्डन होता रहता है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे 3 कैटेगराइज में कर दोगे, अच्छा एक तो कर लिया, तो ये एनर्जी फिर आपको दूसरा करने में और एनर्जी देगा। दिस इज ए पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सर कंपैरिजन जो सेकंड वाला फोल्डर वाला काम है, उसमें कंपैरिजन सिर्फ सेंसेशन वाले पॉइंट से करना है? हाँ, अभी कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना, पूरे दवाई का नहीं कंपैरिजन करना है। सर जैसे वाइपरा में मिला था बर्स्टिंग फीलिंग और वायोला ओडोरेटा में मिला टेंशन, ऐसा सिंगल सेंसेशंस लेके इनका डिफरेंशिएशन करें। बस छोटा सा आप सपोज कर लो, देखो वायोला ओडोरेटा और वाइपेरा, इस दोनों में पता है कहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन और मैथमेटिक कवरेज का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मेंटल बहुत मार्क नहीं आएगा, आपको मोडेलिटी मिलेगा। वाइपेरा का मोडेलिटी क्या है पता? सर नहीं याद। अगर वो डाउनवर्ड होगा ना, लटका हुआ होगा, तो एग्रावेशन ज्यादा होगा। उठा के रखने से, लिफ्ट करके रखने से उसका आराम ज्यादा मिलता है। मस्ट सिंपल एलिवेट है। पार्ट। सबसे ज्यादा जो होता है वहां पे आप देखोगे वाइपेरा के अंदर नर्व इन्फ्लामेशन और ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन, एंड दैट इन्फ्लामेशन कॉजेज प्रेशर ऑन द नर्व्स। और इसी तरीके से आप जहां भी इस तरह का हो, जहां ये कंप्रेशन और इन्फ्लामेटरी पेन मिल रहा है, जैसे आप देखोगे पैरों के ऊपर, इवन एक कंडीशन एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, फ्लैग्मेशिया अल्बा डोलेंस, फ्लेबाइटिस जहां पे हो रहा हो, उंगलियों में कोई इन्फेक्शन लग गया हो, ऐसे वाले कंडीशंस में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे वायला ओडोरेटा का देखोगे, स्पेशली ऑन द स्किन, यही वाला इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वो बहुत मार्क्ड होगा। यही टेंशन अब वहां पे पता नहीं है कि नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, बट अगर इसी सेंसेशन को देखो तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है, दैट इज कॉल्ड एस्कुलस, और वो ऑर्गन्स को कवर करता है, लाइक रेक्टम, लाइक आईज। एमएल टाइलर कहता है एस्कुलस के में एक सिम्टम में कि हेमोरॉइड्स ऑफ द आईज। आप सोचो कौन सा चीज कहां जाके बैठ गया। सो अब वहां पे टॉर्चोसिटी ऑफ द वेन्स इन आईज वेरी प्रोमिनेंट, कंजेशन, फुलनेस लेके निकल के आ रहा है। तो स्मॉल ऑर्गन्स में ये वाला चीज है, ये उसकी टेंडेंसीज को फिर वहां पे आप बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एस्कुलस प्रिस्क्राइब करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फाइल्स पे ही उसको टिके रहें। इसका कलेक्शंस बना लोगे तो वहां पे अगर कोई और मेजर डिफरेंस होता है तो फिर आप हमको नेक्स्ट एक समराइज करके हम लोग बात कर लेंगे, उसके ऊपर एक डिस्कशन का क्लास करके लिस्ट भेज दोगे तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड वे में आपको उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है। ओके सर। सो जो हमारा अभी का नेक्स्ट काम था, दैट इज टू फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव सिम्टम। और इस ऑब्जेक्टिव सिम्टम को आप
बिल्कुल खूबसूरत से अच्छे से डिमार्केट कर करके इसका लाइन बनाइए, एंड इट विल टेक मोर टाइम देन योर लास्ट वर्क, बट करना जरूर। सुन के अगर सिर्फ यहीं पे रह जाओगे तो फिर वो सब इनफेक्चुअल अर्जिंग की तरह रह जाएगा। ये देखो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसी तरीके के। दिखा? Yes, sir. तो एक किताब डिवोटेड टू ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स इन बोगर साइनोप्टिक की, और इस ऑब्जेक्टिव को फिर से एक बार कहेंगे कि इतना ऑब्जेक्टिव बना दो कि बार बार देखने को दिल करे उस पेज को। इसीलिए ब्लैक ब्लू पेन इस्तेमाल मत करना, यूज गुड मार्कर एंड गुड हाइलाइटर। और अगर मेरा सजेशन मानोगे तो आई विल से कि ये इस तरह से रेड या सैफरन कलर का बाउंड्री बनाओ, और उसमें लाइट ग्रीन, फ्लोरोसेंट ग्रीन, इससे आप इसको कवर करो अंदर से। खैर, इट इज जस्ट ए सजेशन, आप अपना फेवरेट कलर भी यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव मार्क करने का क्लियर है? देखो, कहने में हमारे पास सिर्फ हमको हार्डली 5 से 10 मिनट का ही टाइम है, इसके ऊपर कह दिया, बट आपको एक्चुअल वर्कआउट करना पड़ेगा। इसका ब्यूटी आपको अभी हमने इस बोगर के उस पार्ट में जो कैटेगराइजेशन है वहां तो दिखाया ही है। इसका ब्यूटी आप जब क्लिनिक पे प्रैक्टिस करोगे ना तो वहां और मजा आएगा। पेशेंट बैठा कंप्लेन कर रहा है, आपने ऑब्जर्व किया एंड यू प्रिस्क्राइब्ड, आपके साथ में जो बाकी डॉक्टर होंगे वो पूछते रहेंगे इतना जल्दी कैसे आपने समझ लिया। आप बोलेंगे होता है कोई बात नहीं, ये सब एक्सपीरियंस है। तो ये सब एक्सपीरियंस है, होता है। जब तक घुमाते रहोगे अगले को, तब तक कि अगला भी बोगर साइनोप्टिक कीनोट से अच्छे से पढ़ना ले, फिर बाद में वो भी कहेगा हाँ सर समझते हैं, होता है। आप राज खोल रहे हो अपने धीरे धीरे। अब एक टाइम के बाद अपना विरासत बच्चों को तो दे के जाना ही पड़ता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर मेरे साथ ही कब्र में चला जाएगा। कुछ दिनों तक आप भी राज रखना, फिर बाद में खोल देना। कलकत्ता में एक डॉक्टर है, अभी हम नाम भूल रहे हैं उनका, कलकत्ता के थोड़ा आउटर स्कर्ट में है, अभी भी उनका प्रैक्टिस चलता है। जिस किसी को नाम अगर पता हो तो बताना। ही इज वेरी मच फेमस कि वो जब पेशेंट इंटर करता है तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते, सिर्फ उसका चेहरा और नाखून देखते हैं और प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और इसी में बहुत लंबी भीड़ लगी होती है उनके पास। अब आप अगर देखोगे एक बार फिर से, जो हमने आपको लास्ट क्लास में बोगर के बारे में बताया है कि पेशेंट का डेमिन्योर, और अगर आपको ये नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव सिम्टम है तो पेशेंट आते के साथ अपना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो खुद ही बोलता ही है, आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपका टोटलिटी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। लोग को लगता है कि आप सिर्फ नाखून देख रहे हो, चेहरा देख रहे हो, बट एक्चुअली यू हैव ऑलरेडी सीन होल थ्रू द होल।
फिर आप अपना भी कुछ कुछ यूनिक स्टाइल बनाते रहना इस तरह से, जितना अच्छे से कमांड कर लो इसके ऊपर। सो लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता, कि ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो सिम्टम है जो स्लिपरी नहीं है, जो फिसलने वाला नहीं है, जो डाउट में रखने वाला नहीं है। इसको कहते हैं ना एज क्लियर एज वाटर। हम आपको कहें कि हमको गुस्सा बहुत आता है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम, को जलन होता है दूसरे से, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जेलसी। बट स्टिल ये तो हम कह रहे हैं, आप मान रहे हो, एक सच्चाई हमारे अंदर है, फिर एक आपके अंदर है, एक इंटरप्रिटेशन है, एक रीजनिंग है। लेकिन उस गुस्सा को कहते वक्त अगर आपने उसके चेहरे और उसकी आंखों में उस एक रिफ्लेक्शन देखा है, तो अब इस ऑब्जेक्टिव फेनोमेना के थ्रू उस सिम्टम का वेरिफिकेशन हो जाता है, उसका एक वैल्यू सेपरेट हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। एक पेशेंट कह रहा है कि हम मीठा खा लेते हैं, मीठा अच्छा लगता है, और वही मीठा अच्छा लगता है कहते वक्त उसकी आंखें भी खुली हो, उसके मुंह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सलाइवेशन आने लगे। Now this objective phenomena associated with that will stamp the truthfulness of the symptom. So many parts, this objective phenomena in the patient is such a faithful symptom that it will never let you down. बस इसका जस्टिफिकेशन थोड़ा सा करने के लिए थोड़ा सा और इन डेप्थ उस मेट्रिसिन का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वो आपको एक गाइडेंस तो दे दिया, अब वहां पे आपको जाना पड़ेगा। मेनी टाइम्स एक बार देखना, मेडो और थूजा खोलना, जिसके पास किताब है, Yes, sir. मैं do it. उसमें देखो हेयरी आर्म्स लिखा होगा। मिला? यस सर। यस कहाँ पे सर, है? लास्ट से थर्ड Last. लाइन है, थर्ड लास्ट लाइन। चलो उसको अभी तो हाईलाइट कर लेना। अब ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोनों का, मेडो का भी है, थूजा का भी है। अब हेयरी आर्म्स, अब बहुतों के ऊपर तो आर्म्स पे हेयरी ग्रोथ होता ही है। हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस सिम्टम इज? This is a very important symptom of psychotic miasm. यही एक्सेसिव हेयरी ग्रोथ, स्पेशली अगर आप देखोगे ऑन अनयूजुअल पार्ट, और वो अक्सर कभी कभी फीमेल्स में बैक ऑफ द नेक देखना, कि गर्दन और पीठ का हिस्सा भी बहुत प्रोमिनेंट, मार्क्ड स्मॉल स्मॉल और लाइटर लाइटर हेयर से भरा पड़ा है बहुत। और अगर किसी ने वैक्सीन वगैरह या वहां पे अगर नहीं कराया, इवन कि अगर आप पूछोगे, तो मोर देन यूजुअल यू विल फाइंड दिस सिम्टम। अब वहां पे देखोगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लुक है मेडो के अंदर, देखना मेडो में एक जगह लिखा होगा, आई थिंक डिस्मल लुक।
Yes, sir. So ये sick manifestation of sick liver with certain type of emaciated appearance, यही अगर hairy arms के साथ मिल रहा है then it is more indicative of meduorinum. यही अगर आपको with obesity, abruptness and oily face के साथ मिल रहा है then it is more in thuja. अब आप पेशेंट को देखते ही उसका आउटलुक बहुत सारा कुछ कह देता है, ये सिम्टम मिला, एक पैथोलॉजी अगर उसने कह दी, टोटलिटी आपका यहाँ से ऑलमोस्ट तैयार हो जाता है शॉर्टकट के लिए. पूरे शरीर पे बाल ना हो और सिर्फ सैक्रम रीजन पे बहुत प्रोमिनेंट हेयरी ग्रोथ हो, सैक्रल रीजन, बैक, कमर के थोड़ा सा नीचे. One of the best medicine is tuberculinum. Sweat on upper lip. भाई बता दो. Meduorinum. Very good. And sweat on tip of the nose. Tuberculinum. Tuberculinum. क्या बात, ये हुई ना बात. Sweat on uncovered part. Sir, thuja. 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 Very good. Sweat only on the margins of hair. Margins of hair. Natrum major. Very good. It is natrum major. देखो सब के सब वाइवा में 10 out of 10. Partial sweat. Bratacarp. Pulse. Lycopodium. Pulsatile. Umbra grigia. और Bratacarp, pulse. और basilinum. बेसिलाइनम में भी है. सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन एक डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, ये आपको देखना नेस्ट लीडर में मिलेगा. आई थिंक मोस्टली आइदर थूजा या पल्साटिला के अंदर देख लेना. नेस्ट लीडर में, नेस्ट लीडर में बड़ा इंपॉर्टेंट है. हाफ ऑफ द बॉडी पार्शियल स्वेट लोकलाइज्ड होने में तो कई सारे रेमेडी है जिसके अंदर थूजा, लाइको, नाइट्रिक एसिड ये सब भी आता है. हाफ ऑफ द बॉडी पार्शियल स्वेट, थूजा एंड पल्साटिला आर वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं कि आप जिस करवट लेटे हो, जो पार्ट आपका बिस्तर से टच में है उस पार्ट पे स्वेट हो रहा हो और ऊपर वाला सूखा हो तो इट इज पल्साटिला. और जिस करवट लेटे हो जो बिस्तर से टच में है, जहां एक्चुअली होना चाहिए वो बिल्कुल सूखा है और वो हिस्सा बदन का जो ऊपर है जहां पंखे का हवा भी लग रहा है वो पसीना से भरा है, दिस इज थूजा ऑक्सीडेंटलिस. नेक्स्ट लीडर देखना, ये सिम्टम दिया भी हुआ है. हालांकि रिपर्टरी में तो आपको और भी सवाइयां मिलेगी. सर नैश में पल्सटिला में लिखा है वन साइडेड स्वेट. हाँ, एक बार पढ़ के बताना उसको. इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है वन साइडेड स्वेट. नहीं, आगे डिफरेंशिएशन भी होगा थूजा के साथ. आगे होगा सर, एक मिनट. चलो देख लेना आप लोग. नेक्स्ट तो लीडर होगा ही आपके पास, जिसके पास वहां दोनों का डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है. तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम के बाद आगे बढ़े. दूसरा पॉइंट, आगे बढ़ तो हम रहे लेकिन आपको फिर एक और किताब खरीदनी पड़ेगी.
Now another one of the very important pattern of symptom, one of the important asset of Boger synoptic key, कि अब फिर इसी कैटेगराइजेशन जो आपको अभी आपने पहले बना लिया था 3 कैटेगराइजेशन, उस रेमेडी के कैटेगराइजेशन के साथ जाओ और हर एक रेमेडी में खोजो किस किस सिम्टम में विथ लिखा हुआ है, विथ वाला सिम्टम। अब जिस तरह से यहाँ पे आप अंडरलाइन कर रहे थे, गोल किया था, उसी तरीके से विथ को ये वाला आई थिंक स्लाइड में डाला हुआ नहीं है, आप किताब खोज के देख सकते हो, बहुत सारे सिम्टम में मिलेगा। कैलकेरिया कार्प खोलना एक बार, लास्ट क्लास में बताया था ना, कैलकेरिया कार्प कोराइजा विथ पॉलीयूरिया। Coryza with polyuria. सो पॉइंट लिख लो, ये बहुत सारे रेमेडी में मिलेगा। ऑल मेडिसिन सर्च वन बाय वन विद दिस ग्रुपिंग, और सिर्फ विथ वाले सिम्टम को आप विथ को सर्कल कर लेना और सिम्टम को अंडरलाइन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक प्रिस्क्राइबिंग का, जहां पे एसोसिएटेड और कॉन्कोमिटेंट फेनोमेना को डिस्क्राइब करता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम। और यहाँ ये विथ वाले में देखोगे जितना डिफरेंट सिस्टम होगा, दो डिफरेंट सिस्टम, उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेमेडी। जब आप इसका लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा, और जितना ये विथ में दो विथ के पहले और विथ के बाद डिफरेंस ऑफ सिस्टम होगा, उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये उतना ज्यादा वेरीफाइड कॉन्कोमिटेंट है। तो फिर एक मेडिसिन में ज्यादा है तो वो सारे ही माने जाएंगे, जैसे कैलकेरिया कार्प में आगे और भी हैं। हाँ तो सब है ना, इसमें कंजूसी क्यों करना। इंटरनल हीट विद एक्सटर्नल कोल्डनेस एंड स्वेट। जितना आएगा सबको आप उसको आप सिर्फ मार्क करते चले जाओ। एक अलग से मेट्रिया मेडिका में ये आपका एक अलग एसेट होगा पढ़ने का, उसको दिस इज, देखो रूटीन पढ़ना एक अलग चीज हो जाता है, आप उसको थोड़ा सा स्मार्टली एनालाइज करके उसको अलग अलग निकालोगे तो एक ही ड्रग को देखोगे। आपको अगर हम अभी 5 तरीके बताने जा रहे हैं पढ़ने का, तो कम से कम आप उस ड्रग को 7 बार जरूर पढ़ोगे, और 5 यूनिक एसेट मिला सो मिला, 7 बार पढ़ने का मौका मिला सो मिला, और उसी पढ़ने के दौरान एक रेमेडी का इमेज धीरे धीरे खुद देखोगे आपके अंदर बैठता चला जाएगा, आपको वहां पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो डिफरेंशिएशन और उसका जो बता रहे हैं वो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, उसका एक अलग ब्यूटी है। सो योर थर्ड पॉइंट इज mark all the symptoms that is related with। अभी हम बाकी वाले पॉइंट्स भी आपको बता देते हैं, बट वर्कआउट करते रहना साथ में साथ, बिकॉज अब हर एक पॉइंट के लिए एक एक हफ्ता टाइम नहीं दे सकते ज्यादा, आप इसको साइड बाय साइड करते रहना। विथ के बाद जो नेक्स्ट ब्यूटी है इसका, दैट यू हैव टू अगेन, अब यहाँ पे दूसरी किताब खरीदने के लिए नहीं कहेंगे, विथ वाले किताब में ही आप इस मार्किंग को आ जाना, दैट मार्क ऑल द सिम्टम, जहां पे अल्टरनेट लिखा हुआ है।
वो आप किताब खोजो के मिल जाएगा, इस पे स्लाइड पे डाला हुआ नहीं है तो आपको हम दिखाते, बट आपको मिल जाएगा, आप एक दो बार करो, नहीं मिलेगा तो हम आपको कुछ कुछ फोटो खींच के भेजेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये अल्टरनेट वाला विथ के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा, बट जहां है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस यूनिक पर्ल को आप एक कलेक्शन बना के रखते चले जाओ। सर कैलकेरिया फर्स्ट में है, फिस्टुला ऑल्टरनेटिंग विद चेस्ट सिम्टम्स। इंपॉर्टेंट है ये तो, एलेंस की नोट में भी ये सिम्टम मिलेगा, और भी है, और सर एक दो इसमें देखो। थिक भी है और ऑल्टरनेट भी है, दोनों वर्ड्स हैं। अच्छा, इसीलिए तो हमने किताब अलग करने के लिए नहीं कहा ना। बिस्मिथ में भी है सर, बिस्मिथ हाँ, में बहुत सारे गैस्ट्रिक में मिलेगा। ऑल्टरनेटिंग हेड और फेस पेन्स, बिस्मिथ में। स्टैफिसेगेरिया खोलो एक बार। स्टैफिसेगेरिया में कोराइजा का एक सिम्टम होगा, देखो। सर कफ Coryza, का now है, thick, now thin. पढ़ो। कफ एग्रीवेट क्लीनिंग टीथ और ऑल्टरनेटिंग विद स्काइटिका। नहीं, वो वाला ड्राई मॉइस्ट वाला एक बार। Coryza, now thick, now thin. हाँ, अब देखो, स्टेफिसेगेरिया कोराइजा के फॉर्म में एक्यूट केसेस में it is very rare prescription, but if you find this symptom, तो पल्साटिला की तरफ मत चले जाना चेंजेबिलिटी के लिए, ट्यूबरकुलिनम की तरफ भी मत जाना चेंजेबिलिटी के लिए। स्टेफिसेगेरिया प्रिस्क्राइब करके देखना, फेल करोगे तो बाकी दवाई तो है ही है उसके बाद, और मोस्टली फेल नहीं करोगे। बस सिर्फ एक बार पेशेंट से पूछ लेना कि सर्दी में दूध पीते हो तो अच्छा लगता है, आराम मिलता है उससे कि नहीं। जब उसको कोराइजा हो तो बहुत गरम गरम दूध पीने का डिजायर और बढ़ जाता है उसको। ठीक, तो विथ के बाद अल्टरनेटिंग। दूसरी किताब खरीदनी है, इसी में काम चलाना है अभी। चलो अभी इस सिम्टम में काम चला सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर अलग खरीद लेना, बिकॉज उससे ना हौच पौच हो जाएगा। बिकॉज ये वाला जो पार्ट बता रहे हैं ये थोड़ा सा स्कैटर्ड है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये चल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ अगर इसको मिला दोगे तो हौच पौच हो जाएगा, फिर बात वो मजा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग रखना, इसके लिए अलग। सो विथ के बाद अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग के बाद आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम का एस्पेक्ट है यहाँ पे, वो देखना लिखा होगा, रिफ्लेक्स ऑफ। एस्कुलस खोलना, Reflex rectal symptoms. अच्छा ये जहां जहां रिफ्लेक्स लिखा होता है जनरली, एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है? एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। सर उस ड्रग में वो सीट ऑफ एक्शन, जैसे अब एस्कुलस में रिफ्लेक्स रेक्टल सिम्टम्स लिखा है, तो मेन इफेक्ट ऑफ रेमेडी होगा रेक्टम पे, और उसके एसोसिएटेड सिम्टम हमें और पार्ट्स में मिलेंगे। जैसे हम सीपिया या लीनम-टिक में देखते हैं कि यूट्रीन रिफ्लेक्स, उसके सिम्टम्स हम अदर ऑर्गन्स और अदर
पार्ट्स पे देखते हैं, पर मोर सीट ऑफ एक्शन इज ऑन द यूट्रस ओनली, या वहां से शुरुआत हुई होती है प्रॉब्लम्स की? चलो देखो, वहां से शुरुआत हो सकता है एक। दूसरा, पेशेंट को कितना भी वायलेंट कंप्लेन किसी भी और सिस्टम ऑर्गन में हो, you will find a concomitant in that area. चाहे वो बड़ा माइनर वे में हो वहां पे, बट उस रेमेडीज के अंदर आप देखोगे एक वो मैनिफेस्टेशन, और वो मोस्टली एक अर्लियर फॉर्म में किसी भी डिजीज के साथ उसका एक एसोसिएटेड फिनोमेना वहां से रहेगा ही, उसका सेंटर। आपके बोगर में भी देखना, सीपिया में भी लिखा हुआ है। ये जो रिफ्लेक्स है यहाँ पे, इसी का एक फॉर्म, अगर आप कभी पल्फोर्ड मेट्रिया मेडिका पढ़ने का मौका मिले तो वहां पे देखना कॉन्कोमिटेंट वाला वर्ड बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलता है, कॉन्कोमिटेंट, पल्फोर्ड मेट्रिया मेडिका में। And that is also very much closer to this symptoms of reflex type. So आपका जो ये न्यू मेडिसिन है, जो न्यू मेट्रिया मेडिका जो आपने अभी लिया, यहाँ पे आप विथ वाला सिम्टम मार्क करो, अल्टरनेट वाला सिम्टम मार्क कीजिए, और रिफ्लेक्स वाला सिम्टम मार्क कीजिए। एक ही वाले किताब में ये सब काम चल जाएगा। Once again I would like to say, because they are less in number, scattered mostly, so you will cover it. कितना पॉइंट हो गया? 5, 6 पॉइंट आप इसमें नोट करो। इसके लिए फिर आप एक वो बना लेना, अंडरलाइन तो कर लो अपनी किताब में यहाँ पे, बट मेक अगेन सेपरेट फोल्डर या सेपरेट डायरी। अब जिस जिस सिम्टम के साथ एक ब्रैकेट में सिम्टम दिया, मेडिसिन दिया हुआ है, उसका एक सेपरेट कलेक्शंस कर लो। एक चीज याद रखना, अगर कोई पूरा सिम्टम एक मेडिसिन में दिया हुआ है, ये जस्ट थोड़ा सा एक फाइनल डिफरेंशिएशन के लिए बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी के फॉर्म में मत यूज करना, बट थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ। कोई एक सिम्टम जो किसी एक रेमेडी में पूरा सिम्टम लिखा हुआ है, लेकिन उसके ब्रैकेट में जो एक रेमेडी लिखी हुई है, दैट मीन्स वो रेमेडी जो ब्रैकेट में लिखी है हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर दिस सिम्टम। This symptom that is given in bracket, you should not take it as a lighter one, as a common phenomena. Rather, this is a very important symptom for that remedy that is given in the bracket. तो अभी आवाज ब्रेक हो गई थी, कोई एग्जांपल बताया आपने इसका ब्रैकेट? ब्रैकेट का एग्जांपल नहीं, ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि किसी भी सिम्टम के अंदर अगर ब्रैकेट में एक दूसरा रेमेडी और दिया हुआ है,
तो उस रेमेडी जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, दैट हैज ए ग्रेटर इम्पैक्ट फॉर दिस पार्टिकुलर सिम्टम। और इसको कलेक्ट करके आप निकाल के रखना अलग से एक फोल्डर बना के, और इस सिम्टम को अक्सर मैच किया जाता है जाके कि देखो ये सिम्टम जो उस रेमेडी के डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है कि नहीं है। मोस्टली मिलेगा, कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो जहां जहां नहीं है वहां पे और आप जाके उसको ऐड ऑन कर लेना। So mark all the symptoms that has a remedy given in bracket and make a separate folder for this. ठीक, उसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस मेथड के लिए आपका बोरिक भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटेरिया मेडिका है, बट बोगर का एक अपना अलग प्लेस है और पहचान है, और वो ये है कि हर रेमेडी में जाके देखो कुछ कुछ या मैक्सिमम जिस जिस रेमेडी में दिया हुआ है, कहीं कहीं पे सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो एक पार्टिकुलर डायग्नोसिस या एक पार्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन दिया हुआ है, सिर्फ कोई दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक बार आप एंटीमटार्ड खोलो, मिला? Yes, sir. Vomiting or sleep as usual. नहीं, निमोनिया का सिम्टम देखो। क्या? एंटीमटार्ड सेकंड पेज पे देखो, मिलेगा। प्लूरोनिमोनिया? हाँ, इसका जब एक बार अभी रिपोर्टरी जब बताएंगे तो उस रिपोर्टरी पार्ट के साथ फिर वहां पे इसका एक कोरिलेशन बताएंगे लास्ट वाले में, अगर नेक्स्ट हुआ तो रिपोर्टरी का सेक्शन पढ़ाएंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसमें अगर आप सिर्फ इसको पढ़ने का फिर एक अलग तरीका होता है। क्या तरीका है कि यहाँ पे आप जब अभी तो सिर्फ हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करने के बाद लाइक एक्सेल शीट पे जो हम पेपर बनाते हैं ना, कि एक तरफ इस तरह की एक पैथोलॉजी लिख लो। अब और किस किस ड्रग में है, ये एक स्टडी होता है। इसके रिपोर्टरी पार्ट में जाके इस पार्ट को निकालो, वहां जाके देखो फर्स्ट सेकेंड ग्रेड की रेमेडीज को, और उसका ग्रेडेशन मैच करो इस रेमेडी के अंदर। That will give you one of the very important clue to quick and rapid prescribing, खास के acute वाले conditions में, when you are not getting a good individualizing symptom. So with slight one or two associated symptom, or if any one associated symptom, if you have certain type of close list, it will help you to prescribe. और यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो पैथोलॉजी सिम्टम्स दिया हुआ है, इसमें जो बोगर में जो पैथोलॉजिकल सिम्टम दिया हुआ है, once again it is not just a random selection of remedy. It is not just an abruptly mentioned symptom.
कोई एक पैथोलॉजी यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब, अगर ये कहना मेरे लिए सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी गलत भी है, लो पोटेंसी में फ्रीक्वेंट यूज करो तो रिलीफ तो मिलेगा ही पेशेंट को, क्योर ना हो तो भी। और इसका डिफरेंशिएशन होता है कोरिलेटेड विथ रेपर्टरी पार्ट। सर ओनली बोगर की रेपर्टरी यूज करनी है? अभी इसके लिए अभी सिर्फ बोगर। जनरल करोगे वहां तो फिर इतना सारा दवाई मिलेगा कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर उसकी पार्ट को, बिकॉज इसका जो अपना इंपॉर्टेंस है उसके लिए बोगर ही यूज किया जाता है। और अगर बोगर के बाद कभी और प्रैक्टिकल वे में कभी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी आ रही हो, देन along with this go and search BBCR। ये बात का है, अभी हम उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जाना चाह रहे हैं आपको, पहले यहाँ पे ही पढ़ लो, नहीं तो बहुत सारा इकट्ठे हो जाएगा तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। एगेरिकस खोलो, देखो वहां पे चिलब्लेन, chilblains, yawning, यॉर्निंग नहीं, चिलब्लेन। हाँ लास्ट सेकंड लास्ट लाइन। In pains and cold children. वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, आप आंख बंद करके भी यूज करोगे तो मल्टीपल टाइम यू विल नॉट फेल। इन्होंने बोर्ड में तो लिखा नहीं चिलब्लेन्स को, क्यों? कोई बात नहीं है, उतना गुस्सा नहीं करते इस बात पे। अरेनिया डायडेमा खोलो, हम जस्ट कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको। कौन सी सर? अरेनिया डायडेमा, Periostitis. क्या हुआ? Periostitis. मलेरिया, और कुछ? एनलार्ज स्प्लीन भी बोल दो। हाँ बोल दो, नहीं वो है। अब एक बार जाके बोरिक खोलो, अरेनिया डायडेमा। अच्छा वही है बोरिक। बात सर, असर आ रहा है आपके साथ रहने का। एनलार्ज स्प्लीन, Arenia diadema is one of the indispensable medicine for those patients who are residing in marshy district. एक बार रीड करना मेरे लिए। Arenia are categorized by periodicity and coldness and great susceptibility to dampness. और आगे? It is the remedy for the constitution favorable to malarial poisoning. जी, it is the remedy कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है? Favorable to malarial poisoning. So, constitution favorable to malarial poisoning or person residing in Marseille district. सोचो, सोने पे सुहागा। And now find out splenomegaly. It is one of the most important indispensable medicine
for those individual who are residing in Marsi district and that frequently suffer from malarial fever. Hello. बोलो, हम ऑनलाइन क्लास में है, बोलो। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है आपको लास्ट में, मलेरिया। अब इसे समझ में नहीं आएगा ना इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन अभी आपको हमने बोरिक दिखा दिया, तो अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कुछ ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ कम लिखा हुआ है, इसका मतलब मत समझना कि ये कम है। चलो एक और ड्रग देख लो, अर्जेंटम मेटालिकम। The urethritis, diabetes. वहाँ दोनों ही है, वेरी गुड। क्रोनिक यूरेथ्राइटिस Yes, sir. एंड डायबिटीज। सिर्फ पैथोलॉजी दिया हुआ है। पेशेंट अगर ढलता हुआ चला जा रहा है विथ साइकोटिक हिस्ट्री, certain times with mixed syphilitic and psychotic history, it is argentum metallicum। with यही डायबिटीज, पेशेंट ढलता हुआ चला जा रहा है with soric manifestations, acid force। यही ढलता हुआ पेशेंट डायबिटीज है, साइकोटिक हिस्ट्री विथ concomitant of gastritis or chronic acidity, patient suffering from chronic acidity, then leading towards emaciation and suddenly diagnosed 400 blood sugar, acetic acid। ठीक, चलो अब एक और लास्ट पॉइंट अभी के लिए। एक बार आप लोग बोगर में अर्निका मोंटाना खोलिए। कौन सी सर? अर्निका मोंटाना। Yes. चलो वहां एक सिम्टम देखो, सिमेट्रिकल इरप्शन। Yes, sir. मिला? Yes, sir. Symmetrical eruptions. क्या लिखा है? Symmetrical eruptions. और अगर इरप्शन ना हो तो? Acne. Acne होते हैं इधर इधर।
नहीं, इरप्शन ना हो तो सिमेट्रिकल लीजन्स हो सकते हैं। चलो अब आप इसी बोगर में जो लास्ट वाला जो इंडेक्स पार्ट है वहां पे आ जाइए। वहां देखिए एक रूब्रिक लिखा हुआ है सिमेट्रिकल। Yes, sir. Arnika Kali Ayu. जी, वहां इरप्शन नहीं लिखा हुआ है। नहीं। सो इस रेफरेंस वाले पार्ट से, जिस तरह से अभी जनरल वाले पार्ट से पढ़ाने के लिए बताया था, उसी तरीके से रेफरेंस वाले पार्ट्स में जो इंडेक्सिंग वाला पार्ट है, यहाँ से भी बहुत सारा जनरल पैथोजेनेसिस का यूटिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि नाउ यू कैन यूटिलाइज आर्निका in a complaint having a strong symmetrical manifestation। no doubt कि it is सिर्फ eruption होना चाहिए और स्किन का ही होना चाहिए। पेन भी अगर इधर हो रहा है, जितनी आग इधर लगी है उतनी आग उधर भी लग रही है क्या यशस्वी जी? जी सर। अगर ये सिमेट्रिकलिटी बराबर है, नाउ इट इज ए केस ऑफ अर्निका, इसका मतलब है दोनों ही ट्रॉमेटाइज्ड है। नहीं जी। Kali iode and Arnica montana, one of the best medicine for symmetrical complaints। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टडी, बस हमने बता के रखा है। इसको कभी रिपर्टरी वाले पार्ट में और पढ़ेंगे तो वहां से भी पढ़ोगे, बिकॉज ये जितने भी हम डिफरेंट एंगल से इसको अप्रोच करेंगे, उतना थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेमेडी डेवलप होता है। ठीक है, आई थिंक इतना पढ़ लो। अगर पूरा काम कर लो तो फिर कुछ और एडिशनल पॉइंट उसके बाद बताएंगे, अदरवाइज इतना भी बहुत है, काफी। आप लोग तो बहुत फास्ट जनरेशन वाले हो, हम लोग को तो बरसों लग गया था इतने को अचीव करने में। थर्ड ईयर का आधा एंजॉयमेंट इसी में खत्म हो गया था। So make a separate assessment tool for a study of this Boger synoptic key या Boger synoptic। इस पार्ट को, इतने को यूटिलाइज करो। कुछ और है इसका पार्ट, पर वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह से अभी लास्ट वाला पॉइंट बताए थे। तो अगर इसको आप अचीव करोगे, कुछ को कोशिश करेंगे, जब रिपोर्टराइजेशन का बात इससे हम बताएंगे तो उसमें थोड़ा सा और आपको बता दें, बिकॉज वहां से रिलेट कर करके मिसिंग पॉइंट को ऐड ऑन करके, और उसका कुछ और पार्ट है। बस पहले इसको पूरा करो थोड़ा सा। ठीक, डाउट लगेगा तो व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें जो भी डिफिकल्टी है अगर आपको आती है तो आपको एक बार हमको भेज कर रखना, तो एक सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे इसी में। फर्दर जिसकी भी जो डिफिकल्टी होगी क्लियर करेंगे, तो एक दूसरे के सबके साथ में काम आ जाएगा। ठीक है, विथ दिस आई होप you will now onwards look to your you will see your Boger synoptic with a different look। Thank you very much। Thank you sir। Thank you sir। हाँ बोलो, किसका क्वेश्चन है?
रिलेटेड नहीं है सर, मटीरियल से रिलेटेड, मतलब मटीरियल के ऐसे सर, जैसे सर बहुत प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड के बाद अगर नेक्रोसिस ऑफ फीमर या लॉन्ग बोन्स हो रहा है तो सर वहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ही पूरा जाएंगे या अक्यूट मेडिसिन भी कुछ दे सकते हैं, और कैसे क्या सर उसमें अप्रोच करनी चाहिए? किस कंप्लेन के लिए लॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड हुआ था? सर कोविड, उस समय बिल्कुल डेथ पर पेशेंट बिल्कुल, मतलब आज बहुत ज्यादा बिल्कुल वो होप नहीं थी कि बचेगा। स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा, बहुत प्रोलॉन्ग 1 महीने तक यूज किया गया, बहुत ज्यादा डोज। देखो एक दवाई आती है ACTH, नाम सुना है? नहीं सर। घर में रखा होगा ACTH 200। क्या केस था सपना, दोबारा बताओ, मेरा फोन भी कट गया था। कोविड के टाइम प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड के बाद नेक्रोसिस उसके ऑफ अंदर स्टेरॉइड्स के बाद नेक्रोसिस ऑफ फीमर बोन। आवाज बहुत कट रही है। नेक्रोसिस ऑफ फीमर बोन, नेक्रोसिस, ओके। ठीक है। ACTH एक दवाई आती है जो अभी हमने, अब ये फीमर बोन वाला केस तो नहीं आया था, इसका वो भी होगा, बना है दिख रहा है, आई थिंक ये आपको मिलेगा यहाँ स्वाबे वगैरह में या SBL में। ACTH इसको इस कोविड के बाद या कोविड में आफ्टर too much excessive use of steroid, even in different other complaints, this drug have a very good result. और दूसरा, अगर स्पेसिफिक फॉर दिस फीमर बोन के नेक्रोसिस के लिए कहोगे, देन अर्जेंटम मेटालिकम एंड कैलकेरिया हाइपोफॉस। Specific to your case, I don't have any successful case, तो इस वजह से हम आपको सिर्फ यूटिलाइज्ड मेडिसिन के ऊपर बता रहे हैं। आप इसको एसेस करके देखना, रिजल्ट मिले तो बताना, फिर हमारे लिए भी कुछ कंफर्मेशन होगा। और सर ये जो अर्जेंटम मैट और कैलकेरिया हाइपोफॉस है, इनको सर हम LM में ही स्टार्ट करें या नहीं, इसको हम सजेस्ट करेंगे कि स्पेशली आप, जैसे अगर कैलकेरिया हाइपोफॉस देना है तो 6C देना। अर्जेंटम मेटालिकम हो तो आप 30 यूज करो। ACTH 30 या 200 में यूज कर सकते हो। सर ACTH के सर फुल फॉर्म? एड्रीनोकॉर्टिको। ये आपका इंडोक्रिनल ग्लैंड है ACTH। वही है ना, एड्रीनोकॉर्टिको। हाँ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। ओके, यहाँ से आप ध्यान में आ गए सर। हाँ। इसमें एड कॉर्टेक्स भी आप यूज कर सकते हो, बट ACTH यूज करना पहले, बिकॉज हमने इसको कई सारे केस में यूज किया है। हमको 1-2 केस में सर ने भी बताया था आफ्टर कोविड, उसके बाद हमने इसको फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज किया, जो कि इस ड्रग में सर का भी सजेशन है, तो हमने इसको कई बार यूज किया है। सो फर्स्ट गिव ट्राई टू ACTH। सर आपने भी नेक्रोसिस ऑफ फीमर में ही दिया है? नहीं, नेक्रोसिस ऑफ फीमर का केस नहीं मिला था। एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड में डिफरेंट कंप्लेंट्स, इवन के बहुत हाई राइज ऑफ डायबिटीज में भी हमने इसको यूज किया है और वहां भी मिला है। सर कभी ACTH और एड कॉर्टेक्स सर आप कराइएगा, क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं आइडिया ज्यादा यूजेज का। ACTH का तो सिम्टोमेटोलॉजी कम है, एड कॉर्टेक्स का बहुत मटेरियल है, मौका मिलेगा तो करेंगे फिर। अभी तो सजेशन हमने लास्ट वीक मांगा था, तो 2-3 लोगों का आया था सजेशन, उसमें लंबा सजेशन है। एक में तो वो पूरा एंटी हनीमैन ट्रायो ऑफ एंटीसोरिक है, दे ऑल आर हीरोइक मेडिसिन, एक क्वांटिटी, बट देखेंगे, उसको भी हम कोशिश करेंगे फुलफिल करने की।
बिकॉज ये अभी और ऐड हो जाएंगे। ये एड कॉर्टेक्स वाला सजेशन भी किसी का एक और आया था, तो हमने उसको सोचा भी है कि एक होगा तो एक ग्रुप में ना सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सार्कोड्स को ही यूज करेंगे। एक तो थायरॉयडिनम हो चुका है, बाकी अदर कुछ इंपॉर्टेंट सार्कोड्स और कुछ लेस यूज्ड नोसोड, जैसे Yes. ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, सोरिनम, ये तो कॉमनली होता ही एज ए ड्रग। कुछ लेस यूज्ड नोसोड जो होगा उसका यूटिलाइजेशन भी हम उसमें लाएंगे। जैसे टाइफॉइडिनम, इसका कहीं सिम्टोमेटोलॉजी नहीं मिलता, नहीं है सर। तो उसका भी कुछ कुछ कलेक्शंस है, बहुत सारा रखा हुआ, कुछ कुछ सर के कुछ कुछ लेक्चर से कलेक्ट किया हुआ है, कुछ अपना निकाला हुआ है, तो उसके भी बेसिस पे एक अच्छा खासा सिम्टोमेटोलॉजी का कलेक्शन है। तो इसको फिर किसी किसी कैटेगराइजेशन में अलग से करके रखेंगे। सर ऑरएम मेट भी यूज होती है फीमर नेक्रोसिस में ना, मतलब किसी सीनियर डॉक्टर ने बताई थी। यूज तो XYZ कुछ भी हो सकता है। ये अर्जेंटम मेटेलिकम का बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ये क्लिनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफाइड है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो ड्रग यूज नहीं होता, ऐसा कहना तो जस्टिफाइड नहीं होगा। और ये ऑरम भी नेक्रोसिस ऑफ बोन के लिए, लॉन्ग बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बट ये अर्जेंटम का यहाँ पे जो कार्टिलेजेस के ऊपर, और ये जो नेक्रोसिस ऑफ बोन का बताया है, इसका फीमर का, नेक ऑफ द फीमर के ऊपर जो कैलकेरिया हाइपोफॉस बताया है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल वेरिफिकेशन है। तो ड्रग तो आ सकता है, वो भी आ सकता है, बिकॉज उसका भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है लॉन्ग बोन के ऊपर। उन्होंने मतलब एवीएन ऑफ हिप जॉइंट के लिए कहा था, फ्लोरिक एसिड और ऑरम मेट। एवीएन का मेरे पास यहाँ भी 3-4 केस है जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, ड्रोसेरा से और अर्जेंटा मेटेलिकम से। सर एवीएन में हम एलएम में देंगे क्या? हम इसमें इसको हमें मतलब पोटेंसी क्या रहना चाहिए हमारे एसएस में? सोर्स कहाँ गया? देखो पोसोलॉजी के ऊपर कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप याद देखना, एलएम पोटेंसी इज वेरी सेंसिटिव एंड हाईली डायनामाइज्ड स्टेट ऑफ मेडिसिन। तो जितना डायनामिक मैनिफेस्टेशंस मिलेगा, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन जितना स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा रिजल्ट होता है एलएम पोटेंसी से। मोर यू गो फॉर टुवर्ड्स पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आप उसके स्पेसिफिक एफिनिटी पे बहुत स्ट्रांग कर रहे हो, तो वहां एलएम पोटेंसी का यूजफुलनेस थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है। वहां पे फिर हम स्पेसिफिक पोटेंसी ऑफ दैट रेमेडी, ये एक प्रूविंग रिकॉर्ड से और क्लिनिकल रिकॉर्ड से हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा है कि जैसे आपको 6-12 ये जो बता रहे हैं, तो वहां पे इस सेंटिसिमल के इस स्पेसिफिक पोटेंसी का स्कोप बहुत ज्यादा है। So mostly go for LM potency when your individualization is strong. When your individualization is not strong, you are more towards a specific pathology, then better go for lower potency of centesimal. ठीक है? ACTF जो 30 या 200 में देना है सर, तो हमें वो 1 मंथ तक वो स्टार्ट करनी है? नहीं, आप 30 में बेटर है, 30 में 1/11 बना के, यस सर, और इसको एटलीस्ट फॉर 6 to 7 days यूज करो एंड देन वेट विथ प्लेसिबो। एंड सर वेट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, एटलीस्ट 3 to 4 weeks। ओके सर, ठीक है। इसमें सिम्टम एसेस करोगे आप, वो नेक्रोसिस इतना जल्दी कम तो नहीं होगा, बट इसमें पेन का जो एसोसिएशन है, वो इसके अंदर पेन बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। आपको नाइट्रिक एसिड और ब्राइनिया इस तरह का मैनिफेस्टेशन भुगाता है इसमें, तो इसमें सिम्टोमेटिक असेसमेंट करके देखोगे उसका। यस सर। और सर्टेन टाइम्स यू कैन काउंटर दिस विथ एड कॉर्टेक्स इंटरकरेंटली, बट वो बाद में, अभी आप पहले इसको यूटिलाइज करके देखिए। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में, अदरवाइज कोविड से पहले बहुत सारे केसेस में जहां बहुत स्ट्रॉन्ग
ये स्टेरॉयड चला हो, हिस्ट्री चला हो, तो वहाँ हम लोग काउंटर करने के लिए एड कॉर्टेक्स इंटरकरेंटली बहुत यूज किया है और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोनल यूज हो तो थायरॉयडिनम, स्पेसिफिक ऑफ स्टेरॉयड हो तो एड कॉर्टेक्स, ये उसको काउंटर करता है डायनामिक फॉर्म में बहुत सारे केसेस। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। जब तक इसके ऊपर थोड़ा सा इनर्जेटिकली लग जाइए जो आज डिस्कस हुआ है। किताब तो अगले वीक तक आ ही जाएगी अलग वाली, ऑब्जेक्टिव सिम्टम मेक सेपरेट बुक। Yes. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you.